Here I am going to discuss about the noun case. Okay? नाउन केस मैंने आपको आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट दिए थे. हैव गिवन सम पॉइंट. आई होप यू नो दैट अबाउट दैट. लेकिन मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि आपका नाउन केस होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको डेफिनेशन बताया था नाउन केस के बारे में कि ए नाउन और प्रोनाउन, ए नाउन और ए प्रोनाउन मस्ट have a relation with other words in a sentence is called case. Okay? A noun or pronoun must have a relation with other words in a sentence is called case. यानी कि नाउन और पहले केस को हिंदी में कारक कहते हैं. यहाँ पे इस डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि नाउन या प्रोनाउन का एक सेंटेंस में अलग वर्ड से, चाहे वो एडजेक्टिव हो, प्रीपोजिशन हो, एडवर्ब हो, जो भी उसके साथ जो संबंध है उस चीज़ को वो वहाँ पे उसके पोजीशन को बता रहा है. तो मतलब नाउन प्रोनाउन के रिलेशन मस्ट हैव ए रिलेशन, उनका एक रिलेशन होता है विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, एक दूसरे शब्दों में सेंटेंस में, उसी को हम केस कहते हैं. अब वो दूसरा शब्द कुछ भी हो सकता है. वो क्या हो सकता है? चाहे वो वर्ब हो, आपका एडजेक्टिव हो, एडवर्ब, एनी वर्ड्स. यही चीज आपका केस या कारक कहते हैं इसको. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस. सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको आई हैव गिवन यू ऑल द नेम एंड सम एग्जांपल ऑफ दिस 3 केसेस इन योर प्रीवियस वीडियो. ओके, तो फर्स्ट इज योर नॉमिनेटिव केस. आपको इस वर्ड के नाम से ही पता चल जा रहा है कि नॉमिनेटिव केस होता क्या है. नॉमिनेटिव केस मीन्स व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, ओके, प्लीज क्लियरली आप इसको सुनिए. व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ओके, इट इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस. अभी आपको लग रहा होगा कि वो व्हेन ए नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का कौन सा सब्जेक्ट. अभी आप इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है. सो आई एम गोइंग टू, यहाँ पे मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करना चाहती हूँ. ये बता रहा है कि जब भी नाउन या प्रोनाउन हमारा यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के लिए यूज होता है तो दैट इज ओनली द नॉमिनेटिव केस. ओके, यहाँ कंफ्यूजन, लेकिन मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपके कंफ्यूजन को दूर करती हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल, जॉन एड्रेस द स्टूडेंट. ओके, जॉन एड्रेस द स्टूडेंट, इंग्लैंड लॉस्ट द मैच. ये सिंपल सेंटेंस है आपका. अब इस सिंपल सेंटेंस में आपको ये बताना है कि इसमें आपका वर्ब क्या है. सिंपल सी बात है, ये आपका वर्ब है. क्या है ये? एड्रेस आपका वर्ब है और लॉस्ट आपका ये वर्ब है. ओके, अब ये वर्ब है और इसमें आप ये बता दीजिए कि ये वर्ब, ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है. यहाँ तो बोला गया कि नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. आप ऐसे तो याद कर लेंगे, अगर आपको रटना होगा तो आप रट के तो कर लोगे इसको. लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? हाउ डू यू फाइंड दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब? सो हियर आई हैव गिवन सम पॉइंट्स टू नो अबाउट हाउ यू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ओके, subject of a verb. First, put who or what before the verb and ask. आप इन सारी चीजों को you have to write this all thing in your copy. Then only you can understand it. Okay? So put who or what before the verb. Okay? Come here. Here is your sentence. Who? Sorry. John addressed the student. मैंने बताया how to find the subject of the verb. This is the कंफ्यूजन पॉइंट. आप कैसे पता लगाओगे कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है? ऐसे आप रटने के लिए तो इसको रट दी मैंने जैसा कि बताया. तो वी फाइंड हाउ, पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब एंड आस्क. ओके, पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब एंड आस्क. सो प्लीज कम हियर. हियर इज योर सेंटेंस, जॉन एड्रेस द स्टूडेंट. और आपको सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब को अगर पता आपको लगाना है तो पुट हु और व्हाट. तो who addressed the student? Who addressed? John addressed the student. So this is your subject of a verb. This is your subject of a verb.
Who lost the match? England lost the match. This is your subject of the word. Okay? कितना so simple. बस आपको ये कुछ पॉइंट्स हियर, ये जो आपके पॉइंट्स है ये आप या तो लिख लीजिए या तो इसको हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए। जब भी आप कभी भी अगर वर्ब के पहले हु और व्हाट लगा के देखेंगे तो जो जो वर्ड जो चीज़ आपके सामने आएगा दैट इज ओनली द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब लाइक हियर। ओके, तो ये आपका हो गया नॉमिनेटिव केस। आप किस तरह पता लगाओगे? हाउ डू यू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब? पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब एंड आस्क। ये तो हो गया आपका नॉमिनेटिव केस, ये सो सिंपल। अब आ जाइए, पहली बात आप जानते हो कि एक सब्जेक्ट को पूरा बनाने में व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस एक ऐसा चीज होता है जिसमें कि कंप्लीट सेंस निकलते हैं। सेकंड पॉइंट, सब्जेक्ट सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज ऑब्जेक्ट। ये चीज़ भी आप अपने ध्यान पे रखिए कीजिए। अगर ये आपको याद है उसके बाद आप ये सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं तो आई थिंक आप इसको आराम से आप इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है इन द लाइक दैट ओनली इन द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव केस। वैसे when a noun is used, when a noun or pronoun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective case. उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। किसको? जैसे वहाँ when a noun pronoun is used as the subject of the verb and when a noun is used as the object of the verb, वही बात। अब आप ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे निकालें बताएंगे। ये तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका एक सेंटेंस में सेकंड पार्ट आता है, लेकिन दैट इज नॉट योर राइट आंसर। ओके, आप किस तरह पर इसको फाइंड करेंगे? वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट और whom टू द वर्ब। हमको वर्ब से क्वेश्चन करना है। वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट और whom, ये दोनों वर्ब टू द वर्ब, हमको वर्ब से ये क्वेश्चन आस्क कर। एग्जाम्पल, ट्रीज बियर फ्रूट्स। साधारण सी बात है, ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। द स्टूडेंट सॉल्व द सम, सॉल्व आपका वर्ब हो गया। अब ये कह रहा है कि आपको व्हाट लगाना है। हाँ, व्हाट और whom लगा के आपको ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का पता लगाना है। कैसे लगाओगे? व्हाट ट्री बियर, व्हाट ट्री बियर, ट्री बियर फ्रूट्स, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। मैंने देखिए ये व्हाट ही तो लगाया है, यहाँ व्हाट लगाइए या whom लगाइए, आपको आपका आंसर ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, आपको आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आराम से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब एंड आस्क, आप उसको खुद वर्ब के पहले रख के खुद उसको आप बोलिए, आपको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मिल जाएगा। लाइक दैट ओनली वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट और whom, हम टू द वर्ब, हम लोग व्हाट और whom कोई भी वर्ड लगा के वर्ब को देखिए, क्वेश्चन करिए तो यू विल फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। हु व्हाट ट्री बियर, हियर व्हाट ट्री बियर, ट्री बियर फ्रूट। What did students solve? The students solved the sum. So this fruit and this sum, this both are your object of a verb. Object of a verb. So it is your objective case. Okay? Now the third one, the possessive case. The possessive case. When a noun shows position, okay, when a noun or pronoun shows position, it is said to be in the possessive case. This is the definition of the possessive case. Once again here, when a noun shows position, when a noun या pronoun अपने position को बता रहा है या अपने बारे में बता रहा है या जो भी कुछ बता रहा है, it is said to be in the possessive case. वही possessive case होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये कहोगे कि कौन सा बता रहा है अपने बारे में या अपने पोजीशन के बारे में या अपनी चीज़ों की पोजीशन। सो हियर इज द एग्जाम्पल। ओके, हियर नीताज बॉक्स इज ऑन द बेड, नीताज बॉक्स इज ऑन द बेड। अब आप ये सोचोगे कि नीता बॉक्स मीन्स
नीता बॉक्स मीन्स द बॉक्स पॉजेज बाय नीता। और इसको आप पॉजेज बाय, आप ये नहीं समझ पाओगे कि पॉजेज बाय नीता, इसका मतलब हो गया कि जो वो बॉक्स है वो बिलोंगिंग टू नीता। वो जो बॉक्स है वो बिलोंग, मतलब वो नीता का है, बिलोंगिंग टू नीता। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बताया, नीताज बॉक्स इज ऑन द बेड, ये आपके नाउन शुड पोजीशन बता रहा है कि किसका बॉक्स बेड पे है, नीताज का। और आप जानते हो ये एपोस्ट्रोफी क्यों लगता है, ये आपका एपोस्ट्रोफी, द एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो द पोजीशन। ओके, आप ये जानते हो, ये इट शो द पोजीशन, ये क्या करता है आपके, इट इज यूज टू शो पोजीशन इज कॉल्ड, और इसको एपोस्ट्रोफी भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो बॉक्स है वो नीता से क्या है, नीता से बिलोंगिंग है, यानी कि किसका बॉक्स बेड पे है, नीताज बॉक्स, यानी ये इसकी पोजीशन, नीता के बॉक्स के पोजीशन को बता रहा है कि वो बेड पर है। द चिल्ड्रंस टॉयज आर ऑन द फ्लोर। ओके, यहाँ भी जो है आपको ये बता रहा है कि द चिल्ड्रन टॉयज में से टॉयज पोजेज बाय द चिल्ड्रन, द टॉयज, वो जो टॉयज है, जो खिलौने हैं, वो पोजेज बाय द चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन के हैं। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो, और बिलोंगिंग टू द चिल्ड्रन, जो आपके खिलौने हैं वो चिल्ड्रन के हैं, वो मतलब वो चिल्ड्रन के हैं, बिलोंगिंग टू द, पोजेज बाय द चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन टॉयज आर ऑन द फ्लोर, किसका टॉय फ्लोर पे है, किसका खिलौना फ्लोर पे है, किसका बॉक्स, नीताज का, इसका, यानी ये बॉक्स से इसका रिलेशन है, टॉय से चिल्ड्रन का रिलेशन है। तो ये आपके क्या, व्हेन ए नाउन, ओके, नाउन आपका बॉक्स पे भी है, बॉक्स इज ऑन द बेड, टॉयज आर आल्सो ऑन द फ्लोर, लेकिन किसका, ये बॉक्स नीता का है, चिल्ड्रंस का है। तो व्हेन ए नाउन शोज पोजीशन, ओके, ये किसी का भी पोजीशन बताता है, तो इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव केस। ठीक है, नीता का बॉक्स कहाँ पे है, उसका बेड पर है, किस कहाँ है, बेड पे, और जो चिल्ड्रंस का चॉइस है वो फ्लोर पे है। तो दिस एग्जाम्पल कम इन योर पॉजिटिव केस। यहाँ पे बस मेन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आपको किसी की पोजीशन या किसी के बारे में कुछ उसके पोजीशन के बारे में बताते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं, ये, ओके, हियर माय पेन इज नॉट, ओके, दिस थिंग, ये जो हम ऐसे लगा देते हैं, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है नीताज और चिल्ड्रंस में, यहाँ पे लगा हुआ है, ये बताता है, ये आपको ये बताता है कि इट इज यूज टू शो द पोजीशन। ठीक है, वो पोजीशन को बताता है, और इसको हम एपोस्ट्रोफी भी कहते हैं। सो हियर वंस अगेन, इन द नाउन केस, व्हाट इज द नाउन केस, नाउन और प्रोनाउन मस्ट हैव ए रिलेशन विथ अदर वर्ड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए केस। ये तो स्वाभाविक सी बात होगी। How many types of cases are there? There are three types of cases. First is nominative case, the objective case and the possessive case. Possessive case में तो वो उसके पोजीशन, उसके चीज़ों की पोजीशन के बारे में बताता है, या ये वो चीज़ किसकी है। और नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बहुत अच्छे पॉइंट दिए, हाउ डू वी फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एंड हाउ डू वी फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब आपको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेंटेंस में अगर आपको फाइंड करना है तो यू हैव टू पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब, ओके। और जब आपको ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आपको अगर पता लगाना है तो वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट और whom टू द वर्ब, हम क्वेश्चन आस्क करते हैं। सो दिस both are very easy and I hope you understood it properly. Next thing I will give you in next video. Thank you.